जा रहा है मुस्लिम समुदाय को आकर्षित करने के लिए, क्या ये संदेश था? देखिए सुषमा मायावती जी पिछले कुछ महीनों से वो ट्रैक बदल रही है और जो सपा से मुस्लिम मतदाता निराश है, नाराज तो नहीं कहेंगे, निराश है, उस मतदाता को लुभाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी कर रही है और बसपा भी कर रही है। कर्नाटका में कांग्रेस ने मुस्लिम मतदाता को रिझाने में सफलता प्राप्त की और वहां ऐतिहासिक जीत या अबाउट तो ऐतिहासिक जीत उसने वहां प्राप्त किया, क्योंकि जेडीएस का जो मुस्लिम मतदाता है वो 60% जो मत है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की रणनीति में वो कोर वोटर या हिंदुत्व की तरफ आ रहा है या कांग्रेस आ रही है, ऐसा बहन जी का कहना है। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता। राहुल गांधी जी अमेरिका से भी मुस्लिम लीग को सेकुलर कहते हैं, इसलिए कांग्रेस अपना काम कर रही है। लेकिन बहन मायावती जी को भी क्योंकि मुसलमानों का मत चाहिए और वो लोकल बॉडीज में 17 में से 11 उम्मीदवार जो मेयर के हैं वो मुस्लिम उतारती है। ये संदेश देती है कि मायावती जी जो है वो मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना चाहती है। लेकिन मुसलमानों ने मायावती जी को उस तरह का समर्थन नहीं दिया। लेकिन मायावती जी उससे हतोत्साहित न होकर के जो आज बयान उनका आया, इसका मतलब है कि मायावती जी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति में चलेंगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदू तुष्टीकरण की नीति बीजेपी और कांग्रेस कर रही। कांग्रेस पर भी कभी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का वो लगता है जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जो है मंदिरों पर जाते हैं। लेकिन बहन मायावती जी को किसी ने आज तक मंदिरों में जाते हुए नहीं देखा। तो सिर्फ बहन मायावती को ये भी कोई नहीं कह सकता कि वो सेकुलर नहीं। भारत की राजनीति में अगर कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक मैटर पर नियंत्रण में है या धार्मिक मैटर पर कभी बदजुबानी नहीं किया, धार्मिक मैटर पर स्लिप ऑफ टंग नहीं किया, तो बहन मायावती जी। अब इसे उन्होंने मजारों पर हमला किया तो उससे भी वही, उसमें वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रही है कि मुस्लिम मतदाता को संदेश दे रही है कि कोई चीज सही है या गलत। ठीक है, उन्होंने उनके बयान को गौर से अगर देखे, वो कहती है कि जब सरकारी जमीनों पर मजारें बन रही थी तब सरकार क्यों सोई हुई थी। ये बात भी सही है, लेकिन रूल ऑफ लॉ लीगलिटी ये है कि जब पता चले कि कानून का उल्लंघन हुआ है तब कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बहन जी अच्छी तरह जानती है कि कोई चीज मतलब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और 5 साल तक नहीं पता चलता, तो 5 साल बाद तो केस ओपन होता है, तो ये कहा जा सकता है क्या कि मर्डर क्योंकि 5 साल बाद पहले हुआ था, इतना लेट हो गया तो आप मर्डर की कार्रवाई ना करें। ये बहन जी जानती है, लेकिन क्योंकि उन्हें एक मुस्लिम वोट बैंक, उनके पास दलित वोट बैंक अभी भी जो उनका 12-13% चुनाव में एक स्थिर सॉलिड वोट बैंक है, उसमें अगर दलित वोट बैंक कुछ भी छिटक के आ जाता है और वो 18-20% की 20% की डिजिट को क्रॉस कर जाती है, तो जो बीएसपी का ग्राफ नीचे गया है वो ग्राफ ऊपर की तरफ आने लगेगा और उसमें उनको लगता है कि जो दलित और मुस्लिम डीएम फैक्टर है, डीएम फैक्टर को वो इंस्टीट्यूट करवा ले जाएंगे। हालांकि पहली बार जब उन्होंने लोकल बॉडीज में डीएम फैक्टर का उपयोग किया था वो सफल नहीं हुआ, लेकिन वो अभी उस बात से निराश नहीं है, हताश नहीं है। वो मुसलमानों को ये संदेश देना चाहती है कि आप अवैध बाजार बनाते रहिए, आप अवैध गतिविधियां करते रहिए धार्मिक तौर पर, तब भी बीएसपी आपके साथ खड़ी रहेगी। जी संदीप जी, आपको क्या लगता है? निष्पक्ष कर रहे थे कि यहाँ पे तीन ब्राह्मण कहाँ बैठा है भाई? तीन ब्राह्मण कहाँ बैठा सुषमा जी? परवेश त्यागी जी है ना, त्यागी तो सुषमा। अच्छा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर भारत के ब्राह्मणों के सबसे बड़े गोत्र गर्ग से आता हूँ। हाँ, तो आपका नाम लेकिन ऐसा ना कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है, नेम में वो फिर समझ में आता है। एनीवे, तो आलोक जी। जी, मेरा अपना ये कहना है कि देखिए बहन जी ने वो रणनीति चली है जिसमें वो चैलेंज कर, खुल के चैलेंज करे, इस बात को तो स्वीकार करना, वो पॉलिटिकल। देखिए नेता, हमने एक बात सुषमा जी कहा था, मैं अभी भी कहता हूँ, करके दिखाता हूँ। हमने सांस लिया, नेता इतनी सांस लेने में भी राजनीति करता है, तो सांस लेने में भी पॉलिटिक्स खेलता है। हम लोग सांस भी वही वेस्ट कर देते हैं, नेता सांस भी लेता है तो कहता है इससे क्या लाभ मिलेगा राजनीति में। ये बिल्कुल नियम है। नेता साहब ये उम्मीद करो वो मृत्यु को भी कैद कराने की कोशिश करता है। कोई बड़ा नेता मर जाए उसको हमसे वोट मिलेगा, और मिलता है। ऐतिहासिक विजय जो हुई दुखद इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को 400 से ज्यादा सीटें मिली। तो इसलिए कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम नेता है तो राजनीति करेगा। लेकिन राजनीति इतना नकारात्मक शब्द हो गया सुषमा जी
कि राजनीति का मतलब है सब कुछ खराब। राज्य की नीति है, राज्य नीति है, इससे आपकी आवाज चली गई, एक मिनट। हाँ अब सही। हाँ, शायद आपकी कोई कॉल आ रही थी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी कॉल आ रही थी। तो कोई भी बात कुछ भी कही जाए, हमें सिर्फ ये देखना है कि उसका मंतव्य क्या है। जो हम एनालिसिस के लिए बैठे हैं, पहला मंतव्य वो ये है, अभी क्योंकि मायावती की इसी बात पे है, आनंद पे बात नहीं कर रहे, इसलिए उस तरफ नहीं जा रहे। मायावती जी ने एक संदेश दिया कि सब लोग हिंदुत्व पे खेल रहे हैं, तो हम माइनॉरिटी को क्यों ना अपनी तरफ लेके आए, और सही भी है। माइनॉरिटी अगर आ जाता है, दलित उनके पास है, डीएम फैक्टर बनता है, तो वो बीएसपी को संजीवनी देगा। याद करिए, आप बीजेपी से जोड़ता हूं, एक समय बीजेपी ब्राह्मण बनियों की पार्टी हुआ करती, कोई कहता था ओबीसी उससे जुड़ेगा, जुड़ा ना। कोई कहता तो दलित उससे जुड़ेगा, जुड़ा ना। लगातार प्रयास करना पड़ता है। बहन जी इस समय इस रणनीति में है कि वो मुस्लिम मत प्राप्त करेंगी, कीमत कुछ भी हो, उन्हें कीमत कुछ भी देना पड़े, वो अब मुस्लिम मत की तरफ लेके चलेंगे। बीएसपी की जो पॉलिटिक्स होगी वो मुस्लिम मत ओरिएंटेड होगी, जैसे बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो ओबीसी ओरिएंटेड है। पंडित जी बीजेपी में रहे या न रहे, जो कुछ होगा वो ओबीसी की वजह से, ओबीसी की सोच से होगा बीजेपी में। फिर नंबर 2 पर दलित के हिसाब से होगा, और नंबर 3 पर पंडितों के हिसाब से होगा। आज की बीजेपी ये है। इसी तरीके से बसपा में नंबर 1 पर दलितों के लिए होगा, नंबर 2 पर मुस्लिम्स के लिए होगा, नंबर 3 पर अलग जो भी उनके साथ जुड़ जाए। ये बीएसपी की रणनीति है जो उन्होंने 2024 के लिए भी ओपन की है। और दूसरा, जब आनंद का मैटर आएगा तब उसमें हम लोग बात करेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंद को एस्टेब्लिश करने के लिए भी। मैं एक बार वही मैं उसी पे आ रही थी कि इसका जो सेकंड पार्ट है वो अभी रह गया है, तो कि आप कंप्लीट कर ले तो मैं करूं। तो पहले तो ये सुनवा देती हूँ कि मायावती ने अनाउंसमेंट क्या किया भतीजे आकाश आनंद को लेकर, क्योंकि सबकी निगाहें यही है कि उत्तराधिकारी वही होंगे, तो कब वो जिम्मेदारी संभालेंगे, कैसे उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, कैसे उनको फ्रंट लाइन में लाया जाएगा। तो सुनिए आज क्या अनाउंसमेंट आकाश आनंद को लेकर मायावती ने किया। आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई, चलिए कोई नहीं। तो एक बार मैं फिर से सुनवाने की कोशिश करूंगी और बताने की कोशिश करूंगी कि मायावती ने किस तरीके से आकाश आनंद को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। जिन स्टेट्स में इलेक्शन होना है वहां को लेकर ये अनाउंसमेंट किया गया है, कोऑर्डिनेटर उनको बनाया गया है। बाद में सुनवा दूंगी, लेकिन पहले एक चर्चा ही कर लेती हूँ क्योंकि वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है। आलोक जी, आपको क्या लग रहा है, इन इलेक्शंस के जरिए स्थापित कर पाएंगी मायावती आकाश आनंद? देखिए जसवती, वो कर पाती है नहीं कर पाती तो चुनाव की विजय पर। अगर चुनाव में विजेता हुए तो मान लिया जाए वो स्टेब्लिश हो गए। अब देखिए राहुल गांधी आज तक कांग्रेस में स्टेब्लिश ना हो पाए, उन्होंने बेचारों को कुछ विजय भी दिलाई, यहाँ पे अध्यक्ष दूसरी पार्टी का बना। राजनीति में हार और जीत तय करता है, लेकिन इतना तय कि मायावती ने की आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज जो उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने की बात की जा रही है और उनके नेतृत्व में, तो आज ये बात है कि आकाश आनंद ही अब बीएसपी को आगे लेकर के आएंगे। और बीएसपी में उत्तराधिकारी धीरे धीरे ही सही, बट उनको निखार करके, उनको अनुभव दे करके बहन जी धीरे धीरे पीछे जाएंगी। और आकाश आनंद के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। और इसमें बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को, अपने काडर को और भारत के जो विपक्ष के उसके मतलब उसके विरोधी नेताओं को कुछ 60 संकेत दिए हैं। पहला, आकाश आनंद बीएसपी का नेतृत्व करेंगे। दूसरा, बीएसपी डीएम फॉर्मूले पर चलेगी। और तीसरा, वो एक संतुलन बनाने की कोशिश करेगी कि जो लोग धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते, इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करता, तो वो वर्ग भी बीएसपी के साथ जुड़े। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बोलो मुझे ये लो। ठीक है, मैं एक बार आप सुनवा देती हूँ वो मायावती ने क्या। अग्निहोत्री उत्तम कह रहे